एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास धुलिया, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि मैं कुंडली के अध्ययन में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता और सीधे मुद्दे पे आता हूँ और सबसे पहले जातक के जन्म कुंडली पे पंचांग पे अध्ययन कर देता हूँ। फाल्गुन माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो प्रेमी किस्म के होते हैं, मतलब उनके पास प्रेम को समझने और प्रेम को आगे ले जाने की बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। ये लोग वही होते हैं जो वस्तुतः जिस तरीके से भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के किसी भी वस्तु का आ, त्याग देना और सब कुछ त्याग देना और उसको अपने हृदय में स्थापित कर लेना, उसको अपना बना लेना, है ना। जैसे विभीषण जी को भगवान ने बनाया था और सुग्रीव को जैसे बनाया था, वैसे ही ये लोग प्रेम के वशीभूत होते हैं। किसी के नफा नुकसान से इनको बहुत ज़्यादा लेना देना तो नहीं होता, पर हाँ इतनी बात ज़रूर होती है कि ये किसी के फिराक में ज़्यादा नहीं रहते, अपने काम से मतलब इन्हें ज़्यादा रहता है। वसंत ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से भी यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में प्रगाढ़ता प्रेम की और बढ़ जाती है। और उसमें भी और भी अच्छी बात ये हो जाती है कि यहाँ व्यक्ति उस प्रेम को समझने की अद्भुत शक्ति भी रखता है। ये भी एक अच्छी बात है। गुरुवार को जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति गंभीर शरीर का होता है, मजबूत इच्छा शक्ति का होता है, किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, ऐसी मानसिकता रहती है। गुरु इस कुंडली के लिए सप्तम और दशम भाव के स्वामी होते हैं और मिथुन लग्न की कुंडली द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है, शीर्षोदयी राशि है और ये विषम संख्या की राशि है। खास करके पुरुष की कुंडली के लिए विषम संख्या की राशि का बनना बड़ा ही उत्तम और अच्छा माना जाता है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस करने वाला होता है। विषम संख्या की राशि खास करके अगर पुरुषों की कुंडली में बन जाए और उसमें भी मिथुन राशि अगर बन जाए तो ये शीर्षोदयी राशि होने के कारण, वायु तत्व की राशि होने के कारण बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है और व्यक्ति को ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला, जिसके पास अपनी गाड़ियां हों और एक नहीं बहुत हों और वो बहुत पैसे को सलीके से सही जगह पे खर्च करने वाला भी होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन्हें बहुत अच्छे से ये भी पता होता है कि किस व्यक्ति को कैसे अपना बनाना है, सामने वाले के एनर्जी को किस तरीके से एलोकेशन रखनी है, कैसे एलोकेट करना है। अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है और किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता। इतना ही नहीं, ये लोग अपनी पहचान भी बहुत ज़्यादा बताने में विश्वास नहीं करते। इन्हें बस अपने काम चलने से और काम मजबूती से होने से मतलब रहता है। ये मैथुन प्रिय होते हैं, इस वजह से इनकी महत्वाकांक्षा मिथुन लग्न के जातकों की बड़ी अद्भुत और ऊंची होती है। दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, ब्राह्मणों के पूजक होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, अभिमानी भी होते हैं और कई बार इन्हें भूलते हुए देर नहीं लगती। मतलब जैसे व्यक्ति जो है वो अपने बेस को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन यहाँ मिथुन लग्न के लोग अपने जो होता है ना, अपने पुरानी बातों को भूल जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गए तो फिर होता है ना, जैसे कि अपनी मूल बातें, कहाँ हम थे, हम कितने गरीब थे, हम कितने कमज़ोर थे, उस विषय को भूल जाते हैं और कई बार उसे याद भी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे माता और पिता का अनन्य भक्त, माता और पिता की खूब सेवा करना, और इसका भाव यहाँ से भी होगा कि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति नवम स्थान में बैठ जाते हों तो ये व्यक्ति अपने माता और पिता की जितनी ज़्यादा सेवा करने वाला होता है उतनी कम। मतलब ये बहुत अच्छी बात होती है और ये बहुत मतलब प्रगाढ़ता से इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ऐसे लोग श्रवण कुमार की भांति माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। और तीर्थ से भी ज़्यादा, तीर्थ में भगवान में जितना उनकी आस्था नहीं होती, उससे ज़्यादा ये अपने माता और पिता के सेवा में विश्वास रखने वाले होते हैं और उनको ही सच्चे अर्थ में भगवान मानने वाले भी होते हैं। सफाई पसंद, दांतों को साफ रखना, गले को साफ रखना, कपड़ों को साफ पहनना, अच्छे तरीके से शुद्ध व्यवहार करना और बहुत जल्दी दबाव में आ जाना, ये एक नेगेटिव प्रभाव होता है मिथुन लग्न के लोगों का। बहुत जल्दी ये असुरक्षित भी हो जाते हैं और असुरक्षा का भाव भी आने लगता है। मिथुन लग्न के वस्तुतः अधिपति बुध देव होते हैं, जो व्यापार के और व्यापारिक तंत्र के साथ, स्नायु मंडल के साथ ही साथ नर्वस सिस्टम के, वात पित्त और कफ के और
ग्रहों में राजकुमार कहे गए हैं। ये उनकी सामान्यतया गौण राशि है। बुध देव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कन्या राशि है, लेकिन वैसे ये उनकी गौण राशि है, इस वजह से यहाँ पे सामान्यतया छोटे मोटे परिणाम अशुभ भी देखने को मिल जाते हैं। जबकि कन्या राशि में जातक और भी ज़्यादा तीव्रता से अपनी बुद्धिमानी का परिचय और भी देते हुए देखा जाता है। यहाँ मैं आप लोगों से एक बात और भी कह दूँ कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न का जब जन्म कुंडली में लग्न में निर्माण हो जाए, मतलब लग्न में जब ये राशि बन जाती है, तो ये इतनी जल्दी तीव्रता से विकास करने वाली होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर की तरफ से उदय होती है, शीर्षोदयी राशि है, इस वजह से ऐसा होता है। ये शुभ ग्रह की राशि है, खास करके जब लग्न के अधिपति ही स्वतः नवम भाव में बैठ जाते हों। मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैं हिलना नहीं चाहता। सच्चे अर्थ में कहूँ तो मैं सामान्यतया 5:30 बजे जग जाता हूँ। 5:30 बजे से पहले 4:45 तक जग जाता हूँ। पर आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि इतनी ठंड मुझे लग रही है कि आज मैं बिस्तर 7:30 बजे आज मैंने बिस्तर ही 7:30 बजे छोड़ा है। इतनी ठंड की मुझे मेरा हिलना भी, मतलब ऐसे होना है, ऐसे ही हिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे बड़ी ठंड लगती है। तो इसी वजह से कई बार लोग एक कार्यक्रम में कह दिए थे कि आप जिस तरीके से ठंड को बता रहे हैं अपने कार्यक्रम में, जैसे पहन के बैठे हैं, उस हिसाब से तो आपको रज़ाई में होना चाहिए। मैंने कहा कि क्या ही कहें, पर बड़ी ठंड है, आप लोग भी जहाँ हैं बच के रहिएगा। और मुझे तो सर्दी भी हो गई है, क्योंकि कारण है मेरे पीछे, उसका एक कारण है कि मैं ऐसे ये सामान्य व्यक्ति वाला भोजन मुझसे होता नहीं, मैं नहीं खाता। चावल, रोटी, दाल ये सब नहीं खाता मैं। बड़ा संतुलित होकर के भोजन करता हूँ। तो इस वजह से भी शायद ठंड ज़्यादा लगती है। पर ये बात है, इस वजह से मैं टोपी और गर्दन वर्ग पूरा ढक करके बैठा हूँ। आगे बढ़ते। तो मैं ये बात कर रहा था कि मिथुन राशि पे इतनी सारी चर्चा, बीच में भूल भी गया। तो लग्न के अधिपति नवम भाव में बैठे हों, यही बोल रहा था। लग्न के अधिपति जब नवम भाव में बैठे होते हैं तो ये बड़ा ही व्यक्ति को भाग्यशाली, धर्म के लिए काम करने वाला, समाज के लिए कुछ करने वाला। इन्होंने प्रश्न भी यही पूछा है कि पंडित जी मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, धर्म के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आध्यात्मिक हूँ और प्रोग्रेसिव भी हूँ, मतलब धर्म भी करना चाहता हूँ और अपने जीवन में कम से कम इतना धन कमाना चाहता हूँ कि समाज में एक उदाहरण बन जाऊँ, ये प्रेरणा का स्रोत बन जाऊँ। तो दान भी देना है, और वो इसलिए ये भाव क्यों आता है, क्योंकि लग्न के अधिपति धर्म भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव, धर्म भाव बलवान है, जहाँ व्यक्ति माता और पिता का खूब सुख प्राप्त करता है। माता को लंबी आयु मिलती है, माता का प्रभाव अच्छा होता है, माता धार्मिक होती हैं, ज्ञान उदय होता रहता है, पुराणों में अध्ययन, ये जो बातें हैं यहाँ जन्म कुंडली में दिख रही है। गुरुवार को जन्मे हैं और गुरु इनकी कुंडली में सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य से दृष्ट हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा। तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर के जहाँ उच्च के शुक्र व्यक्ति को बड़ा बढ़िया बना देंगे, यहाँ लग्न में शनि जो भाग्य भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, मतलब इतनी अच्छी बात होगी कि इसकी जितनी भी प्रशंसा करूं मैं शायद कम ही हो। लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में जाना, और दोनों मित्र हैं, और बुध और शनि की मित्रता, और भाग्य भाव के अधिपति लग्न में, ऊपर से केतु की दृष्टि लग्न और भाग्य भाव के अधिपति या भाग्य भाव पे या लग्न पे, लग्नेश पे। ये व्यक्ति के जीवन में धर्म, मंत्र, जप, ध्यान, पुराणों में अध्ययन करना, ज्योतिष में विश्वास करना, बड़ों का आदर करना, अनभिज्ञ नहीं होना किसी मामले में, कि ये नहीं कि मैंने, मतलब जैसे ना जी चुरा लेना कि सामने वाले को मदद की आवश्यकता है तो आंखें ना मोड़ ले, ऐसा केतु नहीं करने देते। केतु जो है किसी भी व्यक्ति को जो जरूरतमंद है उसकी सेवा करना और उसके लिए तत्पर होना, तैयार होना, और उसकी किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करके रखना, ऐसा ही भाव केतु देव देते हैं। लग्न और लग्नेश या पंचम भाव या चौथा भाव, दशम भाव और नवम भाव या एकादशवां भाव अगर राहु और केतु से आच्छादित हो तो इसे बड़ा ही अच्छा कहा जाएगा। काफी हद तक इसके शुभ परिणाम जातक के जीवन में उनकी दशाओं में भी देखने को मिल जाते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मा है जातक, इस वजह से मृदुभाषी होगा, संततिवान होगा, बड़ा ही अच्छे नेचर वाला होगा, पदासीन होगा, शुद्ध व्यापारी होता है, ज्ञान आर्जन करने वाला होता है, धर्म में रुचि रखने वाला होता है, और साथ ही साथ शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति की कुंडली में प्राइवेट नौकरी कराने वाला और अपना व्यापार कराने वाला, ये दोनों ही चीज़ें होंगी। यहाँ व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करते हुए प्रायः कम देखा जाता है, और उसके जीवन में जो भी धन आएगा वो एक जैसा नहीं आता है, कभी ज़्यादा कभी कम। इसका अर्थ है कि वो व्यापारी बनेगा। तो ऐसी अवस्था कि जब जन्म कुंडली में शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा बैठे हों तो ये व्यक्ति को बड़ा ही दिव्य हृदय वाला, शांत और तत्वचित्त होकर के काम करने वाला,
मृदुभाषी, शुद्ध अंतःकरण वाला, धर्म करने वाला, परोपकारी, दानी और महारथी होता है। मतलब महारथी कहने का अर्थ क्या है कि वहाँ वो जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं उसको अपने अनुभवों के बल पे, क्यों अनुभव के बल पे, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं और जन्म कुंडली में बुद्ध धर्म भाव में बैठे हैं। सूर्य और बुद्ध व्यक्ति को बुद्धिमान, महान, भक्तिवान, दान देने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, तीर्थ करने वाला और महान राज्य काज को संभालने वाला, राजा की तरह व्यवहार करने वाला होता है। उसके जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उस प्रश्न के उत्तर के लिए वो विभिन्न प्रकार के गुरुओं का मार्गदर्शन चाहता है और भगवत कृपा से उसको वो सारी चीजें मिलती भी हैं। गुरु और सूर्य का एक दूसरे को देख लेना बड़ा ही व्यक्ति को दैदिव्यमान बनाता है, स्वरूप से नहीं, बुद्धि से। गुरु और सूर्य जब आपकी कुंडली में एक दूसरे को देख लें तो व्यक्ति विश्वसनीय हो जाता है, चरित्रवान होता है, कृपण नहीं होता और शठ नहीं होता, मूर्ख नहीं होता। सूर्य और बुध नवम भाव में उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, बुद्धिमान इतना, कुशाग्र इतना, स्वावलंबी इतना कि किसी के ऊपर आश्रित न रहना। ये सारी चीजें गुरु और सूर्य के कारण, और जो व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता आ रही है वो गुरु और बुद्ध के कारण आ रही है। गुरु और बुद्ध जब एक दूसरे को देख लेते हैं तो व्यक्ति माता और पिता को इतनी सेवा देना चाहता है जितनी वो बता भी ना पाए। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी जातक की कुंडली में जब गुरु और बुद्ध एक दूसरे को देख लेते हों और ये परस्पर जन्म कुंडली में अच्छे भावों के अधिपति हों, तो गुरु जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति और बुद्ध कौन है, लग्न के अधिपति। तो लग्न और दशम का संबंध जब आपस में बन जाता है तो ये सिर्फ ग्रहों का संबंध नहीं होता। अभी मैंने थोड़े दिन पहले इस पे कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि लग्न और दशम के अधिपति अगर एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों तो ये सिर्फ ग्रहों का संबंध नहीं होता बल्कि ये भावों का भी संबंध हो जाता है, जहां व्यक्ति महान राजसिक कृत्यों को करने वाला, श्रेष्ठ लोगों को अपने अंडर खटाने वाला और बुद्धिमान होने के साथ साथ बड़ा ही शुद्ध और श्रेष्ठ जीवन जीने वाला भी होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे भरणी नक्षत्र। ऐसे लोगों को प्रायः, मैंने कहा था ना एक अभी पूर्व में थोड़ी देर पहले बात की थी कि बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाना, बहुत जल्दी घबरा जाना या बहुत जल्दी दबाव में आ जाना, डर जाना, तो ऐसा जो भाव होता है वो इसी के कारण होता है। तो भरणी नक्षत्र के जो लोग जन्मे होते हैं उनमें हार्मोनल डिसबैलेंस होते रहते हैं, शरीर में कंपकपी प्रायः होती रहती है या प्रायः उन्हें छोटी मोटी बीमारियां परेशान करती रहती हैं। ऐसे लोगों को नेत्रों से और कई बार कई तरीके की परेशानी जिसमें हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो बालों की अधिकता शरीर में हो जाए, आँखों की समस्या हो जाती है, कई बार जो है वो महिलाओं में मासिक धर्म की गड़बड़ी हो जाती है, अनियमितता होती है और तो इस तरीके की समस्या भरणी नक्षत्र के लोगों को ऐसे देखने को मिल जाती है। हालांकि इसका एक बड़ा अच्छा शुद्ध प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति जिस से जुड़ा रहेगा या जो इसके अंडर में काम करेगा उसकी भी भाग्य के प्रभाव में वृद्धि होती देखी जाती है। भरणी नक्षत्र के जन्मे जातक अपने साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग जुड़ेंगे उसके भी घर भंडार को भरने वाले, लक्ष्मी संपन्न युक्त होने वाले। और मैं तो यही बात कहता हूँ कि लक्ष्मी की कृपा किसको प्राप्त नहीं होनी चाहिए और लक्ष्मी की आवश्यकता किसको नहीं है ना। मुझे भी है, क्योंकि सामान्यतया मैं अगर ठाकुर जी की पूजा करता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि उनकी अर्धांगिनी अर्थात हमारी मैया, उनका ध्यान हम पर रहे, और अगर नहीं रहे तो फिर हम दरिद्र हो जाएं। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं होना चाहता है, साधु संत सन्यासी भी दरिद्र नहीं होना चाहते, वो दरअसल भगवान की में प्रीति रखना चाहते हैं। और कई बार तो इतने साधु सन्यासी इतने हुए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है पर फिर भी वो भंडारा करने में आगे रहते हैं और भंडारा करते आए हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ व्यक्ति लक्ष्मी जी की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है और शुक्र के उच्च होने से व्यक्ति अच्छे शौक को पालने वाला, महिलाओं के संपर्क में रहने वाला, सुंदर चीज़ों के पीछे भागने वाला, इंद्रियों के सुख के पीछे भागने वाला, पदासीन पदारूढ़ श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, ऊंचे खानदान में जन्म लेने वाला और अनुभवी होता है। ओम यमाय नमः। ये भरणी नक्षत्र के जन्मे जातक जो लोग हैं उन्हें ओम यमाय नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन करना चाहिए और साथ ही साथ अगस्त के पेड़ की जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए। अगस्त के वृक्ष की जड़ अगर गले में धारण करते हैं तो इससे आपको बहुत सारा फायदा, जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है वो ठीक हो जाएगा। सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गंगा जी के जल का पान करना चाहिए। माता और पिता की सेवा खूब करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो भरणी नक्षत्र में जन्मे हैं अपने घर की सफाई स्वयं से करें और जितना ज़्यादा हो सके घर में सुखद माहौल बनाने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, जो जातक भी भरणी नक्षत्र में जन्मा है उसको सबसे ज़्यादा अपने भोजन पे और अपने वेट गेन करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब भोजन बहुत ज़्यादा संतुलित हो और वेट गेन ना हो,
इसका विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है, शुक्र का नक्षत्र होता है। पर वस्तुतः ये जो इसके देवता होते हैं वो यम देवता हैं। ओम यमाय नमः मैंने इसी वजह से कहा है। तो ऐसे लोगों को अपने वेट बढ़ते घटते रहने से शांत होना चाहिए, मतलब उन्हें कोशिश करना चाहिए कि उनका वेट गेन ज़्यादा न हो। ये मैंने आप लोगों को इतना इनके पंचांग पे, और भी बातें अभी बाकी हैं जो मैं अभी आगे बताऊंगा। भरणी नक्षत्र पे मैंने बात की। ऐन्द्र योग ये व्यक्ति को राजा बना देता है। तो जरा कैसे, शुक्र जो है वो उच्च के बैठ गए। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। नक्षत्र जन्मा जातक का भरणी का, शुक्र उसके अधिपति है, वो शुक्र का नक्षत्र होता है, और शुक्र ही जन्म कुंडली में उच्च के हैं, पंचम भाव के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी होकर के। अब यहाँ पे सिद्धांत शास्त्र कहेगा 12वें भाव के स्वामी के साथ अगर कोई ग्रह किसी अन्य भी भाव का स्वामी बनता है, जैसे कि शुक्रदेव पंचम भाव के स्वामी हैं, और अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो वो शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो ग्रह अगर 12वें भाव का स्वामी है और पंचम भाव का भी स्वामी बन रहा है, या किसी अन्य भाव का भी स्वामी बन रहा है, और अगर वो उच्च का हो रहा है, तो इसका अर्थ होगा कि वो अपनी दशा काल में भी बड़े ही शुद्ध, बेहतरीन और इतना बढ़िया परिणाम दे दे कि व्यक्ति देखते देखते रह जाए। कहने का अर्थ है यहाँ कि ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में अपने आप को परिभाषित करेंगे। उससे भी अच्छी बात क्या है, ज्योतिष के जितने भी सिद्धांत हैं सब एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन एक सिद्धांत जो आता है कि पंचम भाव का स्वामी अगर दशम स्थान में जाकर के उच्च का हो जाए तो ये सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। इसमें शास्त्रकार लिखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में इतनी प्रगति होती है, इतनी श्रेष्ठता साबित हो जाती है कि वो व्यक्ति अपने पीछे इसकी जितनी भी प्रशंसा करूं, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, संतान के लिए, संतति के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए, मंत्र के लिए, कृतज्ञता के लिए, देशभक्ति के लिए, लोगों को देने के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए इतनी प्रशंसा की जाए, ये कम, ये साक्षात किसी राज्य तुल्य या राजा के कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। नहीं तो व्यक्ति के जीवन में इतनी महत्वाकांक्षा कभी नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुक्र पंचमेश जो विद्या, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल गौरव, गोत्र का नाम रोशन करना, संततिवान होना, विवेकवान होना, कृतज्ञ होना, ये सब इन सभी भावों का स्वामी शुक्र उच्च का होकर के केंद्र में बैठा है। हाँ, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि शुक्र जब उच्च के हो जाएंगे तो वहाँ व्यक्ति को करियर में थोड़े बहुत अंदेशा लगता रहे कि मेरा क्या होगा, कैसे करूंगा, क्या होगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये प्रश्न दिमाग में सदैव बनते रहते हैं, या वो प्रायः करियर को लेकर के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में रहता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कंफ्यूज रहेगा या उसका करियर कंफ्यूजन में जाएगा। जबकि जब जन्म कुंडली में धर्म भाव का स्वामी लग्न में, लग्न का अधिपति धर्म में, पंचम भाव पे केतु का प्रभाव, शुक्र पंचमेश उच्च के, लग्न पे केतु का प्रभाव, और साथ ही साथ केंद्र और त्रिकोण का संबंध जब बन जाए तो ये महान राजयोग बन जाता है, जिसकी प्रशंसा बड़ी ज्यादा शास्त्रकारों ने की है। आगे बढ़ के बात करेंगे। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण होगा। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति में कभी कभी जिद है, अकर्मण्यता भी है, कभी कभी चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं बदलने पे या नहीं मिलने पे क्रोध भी है, गुस्सा भी है, इरिटेशन भी है, हाजिर जवाब भी करता है, बड़ों का कई बार अनादर भी कर देगा। तो इस तरीके के जो भाव हैं वो क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के कारण होता है, जहाँ ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, प्रमाद है, कुंठा है, ये सब थोड़े बहुत रहते ही हैं। आइए, ये तो इनकी कुंडली का पंचांग है। अब मैं सीधे आपको यहाँ से दशमांसा चक्र पे लेके आता हूँ। अब आगे बढ़ के मैं आप लोगों से इनकी कुंडली के दशमांसा चक्र पे ध्यान लेके आता हूँ। जरा ध्यान से समझेंगे तो यहाँ मैं लग्न पे आऊँगा, पर थोड़ी बहुत बात यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जातक के करियर को लेकर के ही हैं। तो लग्न कुंडली के दशम स्थान के अधिपति यहाँ के लग्नेश बनते हैं, और यहाँ के लाभ भाव के स्वामी यहाँ के सुखेश बनते हैं। यहाँ के धन भाव के स्वामी यहाँ के व्यापारेश बनते हैं। इसका अर्थ निकला कि व्यक्ति अष्टम भाव के स्वामी जब लग्नेश बन जाएंगे तो उसके कारोबार में आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन चूंकि लाभ भाव के स्वामी सुख दे रहे हैं, सुख भाव के स्वामी बन रहे हैं, यहाँ पे शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर लाभ भाव का स्वामी लग्न का अधिपति बन जाए दशमांसा चक्र का, या धन भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली के लग्नेश बन जाते हो दशमांसा चक्र में, धन भाव के स्वामी जब लग्नेश बन जाते हो दशमांसा चक्र में, तो ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम होता है। लेकिन यहाँ के अष्टम भाव के स्वामी हैं जो लग्नेश बन रहे हैं, इस वजह से आरंभ में थोड़ी मशक्कत होगी, व्यक्ति थोड़े बहुत कन्फ्यूजन के साथ आगे बढ़ेगा।
लेकिन हम ये बात कैसे सुनिश्चित करें कि व्यक्ति प्रोग्रेस प्राप्त करेगा या वो जिस चीज़ की आवश्यकता रखता है, जिस चीज़ को वो महसूस करता है, वो उसे प्राप्त होगा? तो उसके लिए हमें जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखना होगा। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और वो कहाँ बैठे हैं? जाकर के जन्म कुंडली के दशम स्थान में। तो जरा ध्यान से देखिए, तो मंगल मेष राशि के अधिपति होते हैं, तुला राशि में बैठे हैं उच्च के शनि के साथ। वहाँ 3-3 पापग्रह बैठ गए, राहु, शनि और मंगल। इसका अर्थ होगा कि उच्च के शनि और मंगल चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। बुध जो व्यापार के कारक होते हैं, वो जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में मंगल के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो व्यक्ति अपनी युक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से, अपने हठधर्मिता से, अपनी श्रेष्ठता और अपने तीव्र पराक्रम से अपने समाज में नाम रोशन करने वाला होगा। और उच्च के शनि उसको कभी भी अकर्मण्य नहीं बनने देंगे। काम के लिए चाहे जितनी भी आगे बढ़ने के लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो कहते हुए ऐसा व्यक्ति इसलिए ही देखा जाता है क्योंकि उच्च के शनि उसे तीव्र अनुशासन का पालन करने वाला, तुला राशि के मंगल व्यापार करने वाला, बुध के ऊपर राहु का प्रभाव दिमाग लगाने वाला, उसी बुध के ऊपर शनि की दृष्टि व्यक्ति को तार्किक, समझदार और तात्कालिक जो घटनाओं को समझने वाला, वर्तमान के हिसाब से जीने वाला और जो चीज़ें चल रही हैं उसको अपने आप में बदलाव करने वाला, और उसी बुध पे मंगल की दृष्टि व्यक्ति को क्रिएटिव माइंडसेट का बनाएगी। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के दशमांसा चक्र में द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, जो 12वें के साथ साथ अधिपति होते हैं कहाँ के? तृतीय भाव के अधिपति। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे तृतीय भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं। लेकिन एक अच्छी बात जो इस कुंडली की सबसे अच्छी हो सकती है कि दशमांसा कुंडली में शुभ कर्तरी लगना, ये इतना बढ़िया होगा। चतुर्थेश का चतुर्थ को देखना, भाग्य भाव के स्वामी का चतुर्थ में बैठना, भाग्य भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठना, ये भाग्य का सुख देता है। और मंगल से दृष्ट होने के कारण भाग्य और मंगल का, भाग्य और सुख का जब एक साथ संबंध बने, भाग्य भाव के स्वामी शनि लग्न में और चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी नवम में, चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ को देख रहे थे और भाग्य भाव के स्वामी चतुर्थ में। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये बड़ा ही उत्तम बन रहा है। इसका अर्थ होगा, और शुक्र को देखिए, मंगल बैठे हैं तुला राशि में जो व्यक्ति को व्यापार करवाएंगे, और शुक्र बैठे हैं पंचमेश होकर के सप्तम भाव में लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति व्यापार में बुद्धि भी खूब लगाने वाला होता है। उसी बुद्ध के ऊपर अगर राहु की दृष्टि नहीं होती तो व्यक्ति कम से कम व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला नहीं होता। लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें व्यक्ति के जो व्यापार की स्थिति होती है उसमें दिमाग बड़ा मजबूत लगता है। दशमांसा चक्र में ये सूत्र ही होता है कि लग्न के अधिपति अगर जन्म कुंडली में दशम में, भाग्य में या पंचम में अगर बैठ जाते हों तो व्यक्ति तीव्र पराक्रमी होता है और अपने जीवन में जो भी लक्ष्य का निर्धारण करता है उसको 100% प्राप्त करने में वो सफल भी होता है। और सिर्फ वो कहने के लिए सफल नहीं होता। आपको एक बात और भी यहाँ समझनी होगी कि मकर लग्न की कुंडली के लिए जो 12वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं वो धन भाव में बैठ करके लग्नेश शनि पे देख रहे हैं। तो दशम स्थान पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है और वो तुला राशि को देख रहे हैं, तुला की राशि को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में, व्यापार में जितनी भी समस्याएं आएंगी उसमें निजात दिलाने के लिए शनि और गुरु का जो दृष्टि संबंध होगा वो बड़ा ही उत्तम होगा। उसी मंगल पे जो मकर लग्न की कुंडली के लिए चौथे भाव के स्वामी होते हैं और दशम में बैठ रहे हैं, गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि जब जब व्यक्ति किसी भी परेशानी में अपने आप को डूबता हुआ महसूस करेगा तब तब गुरु की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर उसके सपोर्ट के लिए आएगी और उसको उसकी चिंताओं से मुक्ति दिलाएगी। और इतना ही नहीं, उसी गुरु की दशा में या गुरु के अंतर प्रत्यंतर में या जब कभी भी मंगल का प्रभाव बढ़ेगा तो व्यक्ति अपने काम को लेकर के साहसिक प्रवृत्ति अपनाने वाला, मजबूत इच्छा शक्ति से श्रेष्ठ कार्य करने वाला भी हो जाता है। इसका अर्थ होगा, और लग्न के अधिपति ही उच्च के बैठे हैं। लग्न के अधिपति शनि बनते हैं, दशम के अधिपति शुक्र बनते हैं। ये देखिए दोनों कैसे बैठे हैं, एक दूसरे से चौथे 10वें बैठे हैं। ये इतना बढ़िया होता है कि बहुत ही मजेदार परिणाम देने वाला हो जाता है। तो शास्त्रकार लिखते हैं कि लग्न का अधिपति अगर दशम में बैठे या उच्च का हो जाए तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। ठीक वैसे ही कि अगर मान लीजिए यहाँ मेष लग्न की कुंडली बनती है
और मंगल अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। तो मेष लग्न की कुंडली के लिए और साथ ही साथ मकर लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश का दशम स्थान में बैठना, उच्च का होना, ये व्यक्ति के कारोबार को, उसके व्यापार को, उसके कारोबार में लगने वाले दिमाग और दिल को बड़ा ही मजबूत और श्रेष्ठ बना देता है। दशम भाव के अधिपति, जरा ध्यान से समझिए, तो दशम भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं जहां अपनी राशि में अपने मित्र ग्रह को और लग्नेश को जगह दिए हैं और खुद व्यापार भाव में बैठ गए हैं। अब जरा ध्यान से समझेंगे तो शास्त्रकार दशम स्थान और सप्तम स्थान को व्यापार का भाव कहते हैं, जहां दशम स्थान से साइड बिजनेस का व्यापार कभी विचार किया जाता है और कभी सप्तम भाव से साइड बिजनेस का विचार किया जाता है। ये दोनों ही भाव में शुक्र का संबंध बन रहा है और इन दोनों ही भावों से शनि का भी संबंध बन रहा है। शनि लग्नेश होकर के उच्च के हैं, 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को और 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को या दशम भाव के अधिपति शुक्र को देख रहे हैं। तो ये जो स्थिति बनेगी ये दशमांशा चक्र को बड़ा ही मजबूत बना देगी। एक और भी सिद्धांत है जो किसी भी वर्ग चार्ट पे लागू होता है और शास्त्रकार उसमें लिखते हैं कि जिस भी वर्ग चार्ट का आप अध्ययन कर रहे हैं, अगर उस कुंडली के कम से कम 2 योग कारक ग्रह केंद्र में हो जाते हों तो वो कुंडली बड़ी ही श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाली होती है। जैसे मकर लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होंगे शनि, और मतलब ये मजबूत ग्रह होंगे, और दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजयोग बनाने वाले ग्रह बनेंगे शुक्रदेव। ये दोनों ही ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में है। तीसरा मजबूत ग्रह होगा बुध, जो नवम भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठा है। अब एक सिद्धांत और भी यहाँ लागू होगा, और वो ये कि अगर किसी भी लग्न की कुंडली के लिए कोई भी ग्रह अगर केंद्र का स्वामी बनता है और अगर वो पापक है और जन्म कुंडली में वही केंद्र में बैठा है, तो ये अब उसकी पापक प्रभावों की तटस्थता हो जाती है और वो कम से कम अच्छा परिणाम देने में सफल हो जाता है। इसका अर्थ होगा कि मकर लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, और जन्म कुंडली में केंद्र में ही बैठ करके वापस उस भाव को देख करके उस भाव से संबंधित जितने भी चिंताओं का शमन करना था वो ग्रह आपस में कर ले रहे हैं। लग्न को शुभकर्त्री इस दशमांशा चक्र को इतना बढ़िया बना दे रहे हैं कि जिसकी प्रशंसा करना मेरे बस के बाहर है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा उच्चतम बात हो जाएगी। अब जरा ग्रहों को हम दशमांशा से उसका रिलेशन बनाते हैं। लग्न कुंडली में गुरु बैठे हैं सिंह राशि में और दशमांशा चक्र में वो बैठे हैं कुंभ राशि में। यहां से उठ करके वो केंद्र में गए या सामने गए, अपने भाव से 7 घर आगे का सफर गुरु तय करेंगे। इसका अर्थ होगा कि गुरु यहाँ जब 11 नंबर की राशि में बैठेंगे तो व्यक्ति को श्रेष्ठ लाभ देने वाले बनेंगे, क्योंकि यहाँ वो धन भाव में बैठे हैं। धन भाव में बैठे तो व्यक्ति को बहुत मजबूती से धन देने वाले, शुद्ध अंतःकरण से व्यक्ति धन कमाता है, शुद्ध कार्य करके धन कमाता है, गलत और निंदित कार्य करके कभी भी धन नहीं कमाता। और इतना ही नहीं, यहाँ एकादशवें भाव में चंद्रमा, मंगल और राहु तीनों बैठे हैं। जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा है और लाभेश लाभ में बैठे हैं। मतलब में एक बात अपने स्वर्णाक्षर से लिख लीजिए, मेरा नाम नीचे लिख लीजिए कि ये कुंडली इतनी आगे जाएगी कि पूछो मत। यहाँ पे धन भाव के स्वामी लाभ में और लाभेश लग्न में या लाभेश लाभ में बैठे हों, लग्न में भाग्येश बैठे हों, भाग्य भाव के अधिपति पे सिद्धांत कहता है, बहुत अच्छा सिद्धांत वराहमिहिराचार्य का सिद्धांत है। लग्न के अधिपति जहां बैठे हों और चंद्रमा जहां बैठे हों, अगर ये दोनों ही घर गुरु जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट होते हों तो ये महान 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 हो जाता है। लग्न के अधिपति जहां बैठे हैं गुरु से दृष्ट है, चंद्रमा जहां बैठे हैं वो भाव भी गुरु से दृष्ट है। तो चंद्र, मंगल और राहु का प्रभाव एकादशवें भाव में इतना बढ़िया हो जाएगा कि पूछने वाली कोई बात ही नहीं। ये जातक तो जो अंधा रहेगा वो भी इस कुंडली के बल को समझ जाएगा। आगे बढ़ के बात करते हैं। शनि यहाँ मिथुन राशि में बैठे और यहाँ पे शनि कहाँ बैठे हैं? उच्च के। यहाँ 3 नंबर में बैठे और यहाँ से ग्रह 5 घर आगे बैठा है। इसका अर्थ होगा कि गुरु और शनि ये दोनों ही ग्रह यहाँ कहाँ बैठे थे? 5 नंबर में। यहाँ कहाँ बैठे? 11 नंबर में। यहाँ से 7वें घर में गए, मतलब ग्रह अपने से 7वें घर में गया, त्रिकोण में गया, तो ये गुरु की दशा को अच्छा देगा और गुरु की दशा में व्यक्ति को लाभ होगा कर्म क्षेत्र से। शनि जो यहाँ मिथुन राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में कहाँ बैठे हैं? उच्च के, यानी कि अपने से 5 घर आगे, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने दशमांशा चक्र पे आपका ध्यान ये बताया। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और भी बता दूं, दशमांशा चक्र का एक और सिद्धांत कि व्यक्ति क्या करना चाहता है और उसके प्रश्न किससे संबंधित हैं और उसका करियर कितना मजबूती में ग्रोथ करने वाला है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर दशमांशा चक्र के लग्न, लग्नेश
और अगर व्यापार करना चाहता है तो बुध, और साथ ही साथ कहीं न कहीं उसके चंद्रमा के साथ बनने वाले संबंधों से भी देखना चाहिए। तो बुध जन्म कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं और इनसे पंचम भाव में या नवम पंचम के संबंध में चंद्रमा जा रहे हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा की राशि का बनना और केंद्र में बुध का बैठना ये व्यक्ति के व्यापारिक नेचर को फॉलो करेगा। मैं शनि के बाद इस विषय पे चर्चा कर रहा था चंद्रमा पे। चंद्रमा यहाँ मेष राशि में बैठे हैं और यहाँ चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं। तो यहाँ से 9 घर आगे ग्रह बैठा है, जो ये बताता है कि गुरु की दशा, शनि की दशा और चंद्रमा की दशा व्यक्ति के कारोबार में सहायता करने वाली दशाओं में से सिद्ध हो जाएंगी। अब बात करते हैं बुध। तो बुध यहाँ कुंभ राशि में बैठे हैं और यहाँ बुध बैठे हैं मेष राशि में। तो बुध यहाँ कुंभ में और यहाँ मेष में। तो 1, 2 और 3 यानी कि ये संबंध जो होगा ये लाभ का संबंध होगा। तो तृतीय एकादशवें के कारण बुध की दशा भी व्यक्ति के जीवन में अत्यंत बुद्धिमानी से निर्णय लेने वाली और लाभ को देने वाली साबित होगी। उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। यहाँ शुक्र मीन राशि में उच्च के बैठे हैं और यहाँ शुक्रदेव कर्क राशि में बैठे हैं। तो यहाँ मीन, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये ग्रह अपने से त्रिकोण में जा रहा है। इस वजह से ये ग्रह भी जातक के जीवन को लाभान्वित करने वाला ही होगा। तो कुल मिलाकर के गुरु, शनि, बुध और चंद्रमा, और 5वें ग्रह के रूप में गुरु, शनि, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये 4-5 ग्रह आपके सपोर्ट में आ गए। अब जरा समझते हैं यहाँ सूर्य को। तो सूर्य यहाँ कुंभ राशि में बैठे हैं और यहाँ सूर्य बैठे हैं मिथुन राशि में। ये ग्रह भी अपने से पंचम में जा रहा है और ये कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है, ये आचार्य के सिद्धांत है कि ग्रह अगर अपने से केंद्र या त्रिकोण में या लाभ के संबंध में जाएगा तो वो उस जातक के जीवन को लाभान्वित करने वाला और अपनी दशाओं में जातक को खूब सुख देने वाला होता है। तो यहाँ से हमने सूर्य को भी देख लिया। मंगल की बात करते हैं। मंगल यहाँ मेष राशि में बैठे हैं और यहाँ मंगल तुला में बैठे हैं। यहाँ पे ये ग्रह मेष में, यहाँ पे तुला में। मतलब ये इतनी विलक्षण बात हो जाएगी कि जिसकी मैं एक बार फिर से अंडरलाइन करके बात कर दूं कि दशमांश चक्र बहुत ही मजबूत ग्रहों को बना रहा है। तो एक एक करके आपने सभी ग्रहों को देख लिया। गुरु को देखा, शनि को देखा, चंद्रमा को देखा, बुध को देखा, शुक्र को देखा, मंगल को देखा और सूर्य को देख लिया। बचे राहु केतु। तो राहु जन्म कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं कहाँ जन्म कुंडली में, वो तुला राशि में। तो यहाँ से भी ये ग्रह कम से कम अच्छे संबंधों में ही जा रहा है। अब इसी चक्र को आप नवांश में देखिए। तो यहाँ मेष राशि बनी है जो यहाँ के लाभ भाव के स्वामी हैं। तो लग्न कुंडली के लाभेश नवांश कुंडली के लग्नेश बन गए और लग्नेश होकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में गुरु और मंगल, पत्नी भी व्यापारिक नेचर वाली गुरु और मंगल एक साथ बैठेंगे, जहां व्यापार भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से पंचम घर में गुरु से दृष्ट और लाभ भाव के स्वामी जन्म कुंडली में दशम में स्वग्रही सूर्य और शनि का बैठना ये कभी कभी दाम्पत्य में छोटे मोटे मतभेद देता है, लेकिन गुरु और मंगल का बैठना, चतुर्थेश का नीच होना जिनका नीच भंग मंगल के कारण होगा, शनि स्वग्रही, गुरु तुला राशि में, जिस भाव में गुरु बैठे हैं उस राशि का अधिपति गुरु से दृष्ट है और मंगल जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। ये एक अच्छा दाम्पत्य देते हैं, पर कई बार व्यक्ति इसे सामान्यतया शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन इसके भी एक नेगेटिव परिणाम ये है कि व्यक्ति विवाह के बाद भी दूसरे से संबंध में जाता है, मतलब उससे मौखिक संबंध होते हैं। और उसका एक सकारात्मक पक्ष जो आचार्य वराह मिहिर और भगवान आचार्य ने, पाराशर ने लिखा कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में लग्न का अधिपति सप्तम में बैठा हो वो बड़ा ही भाग्यशाली ने पत्नी को प्राप्त करने वाला होता है। क्लियर है? दशमांशा चक्र मैंने आज तक इतना बढ़िया तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुंडली विश्लेषण में कभी कभी देखी होगी, क्योंकि सारे ही ग्रह कोई ना कोई ग्रह छटक जाता है, कहीं छठवें में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए, द्वितीय में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इस वजह से आप बिल्कुल इत्मीनान होकर के आगे बढ़िए और मजबूती से आपके ग्रह आपके साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लग्न कुंडली चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, दशमांश मैंने बता दिया, नौमांश चक्र भी मैंने बताया, गुरु और मंगल का सप्तम भाव में बैठना ये काफी हद तक आपके प्रभावों को मजबूत दे रहे हैं। यहाँ पे सूर्य और शनि जो बैठे हैं वो कारोबार को लेकर के व्यक्ति के जीवन में जो चिंतन होता है वो बड़ा ही मजबूत और ब्रॉड माइंडेड होता है। व्यक्ति कारोबार को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने चिंतन को लेकर के, अपने समाज को देने को लेकर के कि मैं समाज को कितना दूंगा, इसको लेकर के बड़ा ही पॉजिटिव होता है और मजबूत होता है।
शुभ अंक के आधार पर 4 और 6 अंक बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र पुनर्वसु, आर्द्रा तो नहीं पर नक्षत्र के आधार पर श्रवण, उसके बाद भरणी में दान करना बढ़िया रहेगा। और स्वाति भी ठीक है काफ़ी हद तक, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिरा भी थोड़े बहुत कुछ कामों के लिए, यात्रा वगैरह में तो थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी, पर मृगशिरा में भी कुछ ऐसे काम करने हो जहाँ पे आक्रामक होकर के मजबूती से अपने आप को सिद्ध करना हो, वहाँ मृगशिरा भी काम करेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अगर चाहे तो पूर्व दिशा की तरफ जा सकती है। विवाह वगैरह के लिए आपकी कुंडली तुला राशि, तुला लग्न, वृष राशि, वृष लग्न, मीन राशि, मीन लग्न, और कर्क राशि, कर्क लग्न की जातिकाओं से विवाह हो, उत्तर दिशा की तरफ विवाह हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी मंगल की दशा चल रही है। मंगल लग्न कुंडली में स्वग्रही, नवांश कुंडली में तुला राशि में व्यापार के लिए अच्छे हैं। यहाँ भी मंगल जन्म कुंडली में तुला राशि में बैठ रहे हैं तो ग्रह अपनी स्थिति को मेंटेन कर रहा है, इस वजह से ग्रह मंगल बहुत बढ़िया परिणाम देने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमें स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं दिख रही हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली, कई बार पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, नाभि के नीचे के अंगों में जैसे अंडकोश आदि की वृद्धि हो जाती है, पसीना ज़्यादा आता है, उसके बाद सफोकेशन होता है, धुएं से एलर्जी होती है, कोयले के धुएं से एलर्जी होती है, और मुंह में छाले आते हैं, है ना, हथेलियों में, पसलियों में, इस तरीके से जो हथेली होती है उसमें पसीना ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हैंडल व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए बजरंगबली की पूजा, सूर्य को अर्घ, आदित्याय नमः का जप, ओम यमाय नमः का जप और दान खूब करना चाहिए। अपने महीने के अंतिम तारीख में किसी न किसी गौशाला में या किसी न किसी ब्राह्मण को निश्चित रूप से अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दान स्वरूप अवश्य करना चाहिए। चांदी का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, पीतल का दान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? किसी मंदिर में शिवलिंग है, उसके चारों तरफ चांदी का या पीतल का या तांबे का अर्घा बना दिया, गेट लगवा दिया लोहे का। तो इस तरीके के काम आप आराम से कर सकते हैं। सूर्य बुध बहुत बढ़िया, शुक्र बहुत अच्छा बैठे हैं, और गुरु भी कम से कम बढ़िया ही बैठ रहे हैं। दशम स्थान के अधिपति होकर के तृतीय भाव में बैठ करके सप्तम लाभ और नवम को देख रहे हैं। ये सारे ही ग्रहों को, सारे ही भावों को वो मजबूती दे रहे हैं। इसका सबसे प्रामाणिक साधन है लग्नेश और चंद्रमा अगर गुरु से दृष्ट हो तो व्यक्ति 100% सफल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विशेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।